मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपका एक एक मत भारतीय लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य का आधार है। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हर बार की तरह। मैं आपकी फेवरेट आरजे नौमिता। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, उस कहानी का नाम है सुहागिनी, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो बिना समय को गवाए हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसकी साड़ी का पल्ला सर पर लिए हुए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। आगे लेखक लिखते हैं, उसके होंठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर बेहद पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वह मुग्ध भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। माई, उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही हो? काशी ने हड़बड़ाकर साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर देखकर पल भर तो वह सहमी रही, फिर अपने स्वांग का ध्यान हो आने से हंस दी। काशी ने कहा, बहन जी माफी दे दो, उसने मित्रता के लहजे में कहा। कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो ऐसे ही मन कराया, आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मनोरमा और भी भड़क उठी। 15 रुपए तनख्वाह है और बेगम साहब 6.5 रुपए लिपस्टिक के कटवाएगी। कमबख्त रोज प्लेट तोड़ती है, मैं कुछ नहीं कहती, घी आटा चीनी चुरा कर ले जाती है और मैं देखकर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है, कुछ काम नहीं करती, किसी का कहा नहीं मानती। कमेटी के मेंबर अलग मेरी जान खाते हैं, इसे दफा करो। रोज रोज अपना रोना लेकर हमारे यहाँ आ मरती है। मैं फिर भी तरह देती हूँ कि निकाल दिया तो दर दर मारी मारी ना फिरे, और उसका तू मुझे यह बदला देती है। उसने बेत की कुर्सी को इस तरह अपनी तरफ खींचा जैसे उसी ने कोई अपराध किया हो, और उस पर बैठकर माथे को अपने ठंडे हाथ से मल लिया। काशी चुपचाप रहे। 40 की होने को आई, मगर बाकपन की चाह अब भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई। सिर झटक कर उसने आंखें मूंद ली। दिन भर की स्कूल की बकझक से दिमाग कैसे खाली हो गया था, शरीर भी थक गया था। वह उस समय पब्लिक लाइब्रेरी से होकर मिलिट्री लाइंस का बड़ा राउंड लगाकर आई थी। निकली यह सोचकर थी कि घूमने से मन में कुछ ताजगी आएगी, मगर लौटते हुए मन पर अजब भारीपन छा गया था। घर से आधी मील दूर भी जब सूरज डूब गया था, तब कुछ क्षणों के लिए उसे अपना आप हल्का हल्का सा लग रहा था। हवा के पेड़ों के हिलते पत्ते और अस्त व्यस्त बिखरे बादलों के टुकड़े, हर चीज में एक मादक स्पर्श का अनुभव हुआ था। सड़क पर फैली संध्या की फीकी चांदनी धीरे धीरे रंग पकड़ रही थी। वह साड़ी का पल्ला पीछे को कस कर कई कदम तेज तेज चल गई, मगर टैंकी के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते उसका उत्साह गायब हो गया। जब स्कूल के गेट पर पहुंची तो अंदर पैर रखने को भी मन नहीं किया, मगर उसने किसी तरह मन को बांधा और लोहे के गेट को हाथ से ढकेल दिया। हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रात को देर तक सड़कों पर अकेली कैसे घूम सकती थी? बुझे मन से क्वार्टर की सीढ़ियाँ यानी घर की सीढ़ियाँ चढ़ी तो यह माजरा सामने आया। उसने आंखें खोली तो
काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया, जैसे उसे उम्मीद थी। हाँ, जैसे उसे उम्मीद थी कि उसके आंखें बंद करने और खोलने के बीच काशी सामने से हट जाएगी। अब खड़ी क्यों है? उसने डांट कर कहा, जा यहाँ से। काशी के चेहरे पर डांट का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। वह बल्कि पास आकर फर्श पर बैठ गई। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ी दे दो। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मनोरमा पैर हटाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तो जिससे कह दिया है इस वक्त चली जा, मुझे तंग ना कर, कहकर वह खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। चाय बना दूं? उसने कहा। घूमकर थक गई होगी, तू जा, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। तो खाना ले आती हूँ। मनोरमा कुछ ना कहकर मुंह दूसरी तरफ किए रही। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफ़ी दे दो। मनोरमा चुपचाप रही। सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द है तो सिर दबा देती हूँ। काशी अपने हाथ पल्लू से पोंछने लगी। तुझे कह दिया है ना, तुझे कह दिया है, जा। मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने चिल्लाकर कहा। काशी चोट खाई सी पीछे हट गई। पल भर अवाक भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई। वहाँ से कुछ कहने के लिए मुड़ी, मगर बिना कहे चली गई। जब तक लकड़ी के जीने पर उसके पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती रही, मनोरमा खिड़की के पास खड़ी रही। फिर आकर सिर दबाए बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा इसमें सारा कसूर उसी का है। और कोई हेड मिस्ट्रेस होती तो कब का इस औरत को निकाल कर बाहर करती। वह जितना उसे तरह देती थी, उतना ही वह उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाती थी। उसके बच्चों की भी वह कितनी शैतानियां बर्दाश्त करती थी। दिन भर उसके घर की सीढ़ियों पर शोर मचाते रहते थे और स्कूल के कंपाउंड को गंदा करते रहते थे। पिछली बार इंस्पेक्शन के दिन उन्होंने कंपाउंड के फर्श पर कोयले से लकीरें खींच दी थी, जिससे दूसरी बार सारे कंपाउंड की सफाई करानी पड़ी थी। कई बार वे बाहर से आए मेहमानों के सामने जीभें निकाल देते थे। वही थी जो सब बर्दाश्त किए जाती थी। मनोरमा कुछ देर छत की तरफ देखती रही, फिर उठकर बरामदे में चली गई। लकड़ी के बरामदे में अपने ही पैरों की आवाज़ से शरीर में कपकपी भर गई। उसने मुंडेरे के खंभे पर हाथ रख लिया। अहाते यानी चार दीवारी। अहाते में खुली चांदनी फैली थी। ईंटों के फर्श पर सीमेंट की लकीरें एक इंद्रजाल सी लगती थी। स्कूल के बरामदे में पेड़, डेस्क, स्टूल और ब्लैक बोर्ड ऐसे लग रहे थे जैसे डरावनी सूरतों वाले भूत प्रेत अपनी गार यानी गड्ढे के अंदर से बाहर झांक रहे हों। देवदार का घना जंगल जैसे ठंडी चांदनी के स्पर्श से सिहर रहा था, वैसे बिल्कुल सन्नाटा था। काशी के क्वार्टर में इस वक्त इतनी खामोशी भी नहीं होती थी। आमतौर पर 9-10 बजे तक उसके बच्चे चीखते चिल्लाते रहते थे। उस समय लग रहा था जैसे उस क्वार्टर में कोई रहता ही ना हो। रोशनदान में गत्ते लगे रहने से यह भी नहीं पता चल रहा था कि अंदर लालटेन जल रही है या नहीं। मनोरमा ने खंबे को और भी अच्छी तरह थाम लिया, जैसे पास में उसका वही एक आत्मीय हो जिसे वह अपने प्रति सचेत रखना चाहती हो। देवदारों के झुरमुटों में से गुजरती हवा की आवाज़ पास आई और दूर चली गई।
कुंती, मनोरमा ने आवाज दी। उसकी आवाज को भी हवा दूर, बहुत दूर ले गई। जंगल की सरसराहट फिर एक बार बहुत पास चली आई। काशी के क्वार्टर का दरवाजा खुला और कुंती अपने में सिमटी सी बाहर निकली। मनोरमा ने सिर के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुंती ने एक बार अपने क्वार्टर की तरफ देखा और भी सिमटी हुई ऊपर चली आई। तेरी माँ क्या कर रही है? मनोरमा ने कोशिश की कि उसकी आवाज़ रूखी ना लगे। कुछ भी नहीं, कुंती ने सिर हिलाकर कहा। कुछ तो कर रही होगी। रो रही है। क्यों? रो क्यों रही है? कुंती चुप रही। मनोरमा भी चुप रहकर नीचे देखने लगी। तुम लोगों ने रोटी नहीं खाई? पल भर रुककर उसने पूछा कि बस से बापू को आना है। माँ कहती थी सब लोग उसके आने पर ही रोटी खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 साल के बाद अयोध्या आ रहा है। बात काशी उसे बता चुकी थी। तभी आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जाग उठी। उसके बच्चे भी शायद इसीलिए आज इतने खामोश थे। उनका बापू आ रहा था, बापू जिसे उन्होंने 3 साल से देखा नहीं था और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे। एक मोटी सख्त आवाज़ जो तमाचे जड़ने वाले हाथों के रूप में, जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे। उसने कुंती का कंधा थपथपा दिया। कहना मैं बुला रही हूँ। कुंती बाहें और कंधे सुकेड़े नीचे चली गई। थोड़ी देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थी और वह बार बार पल्ले से अपनी नाक पोंछ रही थी। मैंने जरा सी बात कह दी और तू रोने लगी। मनोरमा ने उसे देखते ही कहा। बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। गलत काम करने पर जरा भी कुछ कह दो तो तू रोने लगती है। मनोरमा जैसे किसी टूटी हुई चीज को जोड़ने लगी। जा अंदर गुसल खाने में हाथ मुंह धोआ। मगर काशी नाक और आंखें पोंछती हुई वहीं खड़ी रही। मनोरमा एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली मसलने लगी। उसने पूछा। काशी ने सिर हिला दिया। कुछ दिन रहेगा या जल्दी चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है कि ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी कि अयोध्या की खानदानी जमीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं जिनका हर साल ठेका उठता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था और उससे पिछले 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। उसका ख्याल था कि काशी ठेकेदारों से कुछ पैसे अलग से लेकर अपने पास रख लेती है। इसीलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका उठाने के लिए वह आप ही वहां आए। वह रुपए पैसे के मामले में किसी की बात सुनना नहीं चाहती। 5 साल हुए अयोध्या ने उसे छोड़कर दूसरी औरत कर ली थी और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वहीं उसने एक छोटी सी परचून की दुकान थी। काशी को वह खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं भेजता था। सिर्फ ठेका उठाने के लिए ही पठानकोट से आ रहा है। मनोरमा ने ऐसे कहा जैसे सोच कुछ और रही हो। आधे पैसे तो उसके आने जाने में निकल जाएंगे। मैंने सोचा इस बहाने एक बार यहाँ हो जाएगा और बच्चों से मिल जाएगा। काशी की आवाज़ फिर कुछ भीग गई। फिर उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेबों का 150 कोई नहीं देता। अजीब आदमी है। मनोरमा हमदर्दी के स्वर में बोली। मगर सचमुच तू कुछ पैसे रख भी ले तो क्या है, आखिर तू उसी के बच्चों को तो पाल रही है।
चाहिए तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजा करे। उसकी जगह वह इस तरह की बातें करता है। बहन जी, मर्द के सामने किसी का बस चलता है। काशी की आवाज़ और भीग गई। तो तू क्यों उससे नहीं कहती? कि कहते कहते मनोरमा ने अपने को रोक लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुनील की चिट्ठी आने पर काशी उससे इसी तरह की बातें पूछती रही थी जो उसे अच्छी नहीं लगती थी। काशी ने कई सवाल पूछे थे कि बाबूजी, आप इतना कमाते हैं तो उससे नौकरी क्यों कराते हैं? कि उनके अभी तक कोई बच्चा जच्चा क्यों नहीं हुआ? और कि वह अपनी तनख्वाह अपने पास ही रखती हैं या बाबूजी को भी कुछ भेजती हैं? तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था, मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन में कोई बहुत कमज़ोर सतह उन बातों को छू गई है और उसका मन कई दिनों तक उदास रहा था। सतह उन बातों से छू गई है और उसका मन कई दिन तक उदास रहा था। रोटी ले आओ? काशी ने आवाज़ को थोड़ा सहज कर पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मनोरमा ने काफ़ी मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि अब वह बिल्कुल नाराज़ नहीं है। जब भूख लगेगी मैं खुद निकाल कर खा लूँगी। तू जा, अपने यहाँ का काम पूरा कर ले। अयोध्या अब आने वाला ही होगा। आखिरी बस 9 बजे पहुँच जाती है। काशी चली गई तो भी मनोरमा खंबे का सहारा लिए काफ़ी देर खड़ी रही। हवा तेज़ हो रही थी। उसे अपने मन में बेचैनी होने लगी। उसे वे दिन याद आए जब ब्याह के बाद वह और सुशील साथ साथ पहाड़ों पर घूमा करते थे। उन दिनों लगता था कि उस रोमांच के सामने दुनिया की हर चीज़ छोटी है। सुशील उसका हाथ भी छू लेता तो शरीर में एक ज्वर उठ आता था और रोया रोया उसमें बह जाता था। देवदार के जंगल की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती थी। अपने को उसके शरीर में खो देने के बाद जब सुशील उससे दूर हटने लगता तो यह उसे और भी पास कर देना चाहती थी। वह कल्पना में अपने को एक छोटे से बच्चे को अपने लिए हुए देखती और पुलकित होती। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच में एक हिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर से जन्म ले सकती है। कितनी बार वह सुशील से कहती कि वह आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, मगर सुशील इसके हक में नहीं था। वह चाहता था कि अभी कुछ साल वे एक बच्चे को घर में आने दें। उससे एक तो उसका फिगर खराब होने का डर था, हाँ, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर बस घर गृहस्थी के लायक ही हो रहे। साल 6 महीने में सुशील को अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। उसके 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उनके लिए एक एक पैसे की अपनी कीमत थी। वह कम से कम 4-5 साल एहतियात से चलना चाहता था। हजार आने पर भी वह सुशील के सामने हट नहीं कर सकती थी, मगर जब भी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते में आने के लिए मचलने लगता। वह जैसे उसकी किलकारियाँ सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके लिए बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लेती। उसका मन होता कि उसे थपथपाए और लोरियां दे। सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिख भी दिया था कि वह जल्दी जवाब दिया करे, क्योंकि उसकी चिट्ठी ना आने से अपना अकेलापन उसके लिए
असहज हो जाता है। कई दिनों से वह सोच रही थी कि सुशील को दूसरी चिट्ठी लिखे, मगर स्वाभिमान उसे इससे रोकता था। क्या सुशील को इतनी फुर्सत भी नहीं कि उसे कुछ पंक्तियां ही लिख दे? हवा का तेज झोंका आया, देवदारों की सरसराहट कहीं कहीं घाटियां पार करती दूर के आकाश में जाकर खो गई। सामने की पहाड़ी के साथ साथ रोशनी के दो दायरे रेंगते आ रहे थे। शायद पठानकोट से आखिरी बस आ रही थी। चांदनी में गेट की मोटी सलाखें चमक रही थी। हवा धक्के देकर जैसे गेट का ताला तोड़ देना चाहती थी। मनोरमा ने एक लंबी सांस ली और अंदर को चल दी। वह अपने को उस समय रोज से कहीं ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। अगली शाम मनोरमा घूम कर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठुर गई। काशी के क्वार्टर यानी कि काशी के घर से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या रोज से गाली बकता हुआ काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से में भन्ना उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की चार दीवारी में रात को ठहरने की इजाज़त नहीं थी। उसने खास रियायत करके उसे वहां ठहरने की इजाज़त दी थी और वह आदमी था कि वहां रहकर इस तरह की हरकत कर रहा था। मनोरमा का ध्यान काशी को पड़ती मार की तरफ नहीं गया, इसी तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें स्कूल की बदनामी है और स्कूल की बदनामी का मतलब है हेड मिस्ट्रेस की बदनामी। वह तेजी से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ गई। उसके सैंडल लकड़ी के जीने पर आवाज कर उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काशी को बुलाकर कहे कि अयोध्या को फौरन वहां से भेज दे या अयोध्या को ही बुलाकर डांटे और कहे सुबह होने तक वहां से चला जाए। बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है, जैसे उनकी माँ को पड़ती मार की चोट उसे भी लग रही हो। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वह लड़की उस वक्त उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। क्या बात है? उसने अपना गुस्सा दबाकर पूछा। माँ ने कहा था आपको रोटी खिला दूं। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी डरी आंखों से देखने लगी जैसे उसे आशंका हो कि बहन जी अभी उसे वहां से पकड़ लेगी और पीटने लगेगी। तू मुझे रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसे डरे हुए भाव से सिर हिला दिया। तुम्हारे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? मनोरमा ने ऐसे पूछा जैसे जो हो रहा था उसके लिए कुंती कुछ हद तक उत्तरदायी हो। कुंती के होठ फड़फड़ाने लगे और दो बूंदें आंखों से नीचे बह गई। वह किस बात के लिए तेरी माँ को पीट रहा है? मनोरमा ने फिर पूछा। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और रुलाई दबाई हुई बोली, उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। माँ ने उसका हाथ रोका तो उसे पीटने लगा। इस आदमी का दिमाग खराब है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी। अभी यहाँ से निकाल कर बाहर करूंगी तो उसके होश दुरुस्त हो जाएंगे। कुंती कुछ देर के लिए सुबकती रही, फिर बोली, कहता है माँ ने ठेकेदार से अलग से पैसे लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया है। माँ के पास अपने 60-70 रुपए थे, वे सब उसने ले लिए हैं। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे अपने से सटा लिया। रोती क्यों है? उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मैं अभी उससे तेरी माँ के रुपए ले दूंगी। तू चल अंदर।
रसोई घर में जाके मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धुला दिया और मूड़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने प्लेट में रोटी दे दी तो वह चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो वह गुस्से चिल्ला उठती। जब चपातियों की सूरतें अलग अलग थी और वे आधी कच्ची और आधी जली हुई, दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस वक्त वह मशीनी ढंग से रोटी के कौर तोड़ती और दाल में भिगोकर निगलती रही। उसी तरह जैसे रोज दफ्तर में बैठकर कागजों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब देती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसकी प्लेट में डाल दी तो वह थोड़ा चौंक गई। और नहीं चाहिए कहते हुए उसने इस तरह हाथ बढ़ा दिया जैसे रोटी अभी प्लेट में पहुंची ना हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद गेट खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डिब्बा बंद कर रही थी। वह उससे बोली, नीचे जाकर अपनी माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट खुला ना रहे। कुंती चुपचाप सिर हिलाकर काम करती रही और कहना कि थोड़ी देर में ऊपर हो जाए। उसका स्वर फिर रुका हो गया था। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समझ में ना आता हो। फिर सिर हिलाकर काम में लग गई। रात को काफ़ी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की उतनी शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक से उसके रुपए निकाल लिए, जितनी इस बात की थी कि अयोध्या 3 साल बाद आया भी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। वह उसे बताती रही कि उसकी सौत ने किसी संत से वशीकरण ले रखा है, तभी अयोध्या उसकी कोई बात नहीं टालता। वह जिस ज्योतिषी से पूछने गई थी उसने उसे बताया था कि अभी 7 साल तक वही वशीकरण नहीं टूट सकता, मगर उसने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी सौत के बच्चे उसके बच्चों का झूठा खाएंगे। वह उसी दिन की आस में जिए जा रही है। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसके मन में रह रहकर यह बात कौंध रही थी कि सुशील की चिट्ठी नहीं आई। उसकी चिट्ठी गए महीने के करीब हो गया, मगर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर माथे पर आ गई थी। वह हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर में विचित्र सी सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई कि काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लटें हिलती तो उसे लगता कि वह एक बच्चे के कोमल रोए को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आई जब सुशील की उंगलियां देर देर तक उसके सिर के बालों से खेलती रहती थी और बार बार उसके होठ उसके शरीर के हर धड़कते भाग पर झुकाते थे। इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में ना जाने क्यों इतने दिन लगा दिए थे। रोज डाक से कितनी कितनी चिट्ठियां आती थी, मगर सारी डाक हेड मिस्ट्रेस के नाम की थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेवा के नाम से कोई चिट्ठी नहीं आई थी। वह इस बार छुट्टियों के बाद आते हुए सुशील से कहकर आई थी कि जल्दी ही उसके लिए एक गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उसके लिए भी एक शॉल भेजने को उसने कहा था। सुशील कहीं इसीलिए तो नाराज़ नहीं था कि वह दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं भेज पाई थी। काशी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकती चांदनी और उसकी उनीदी आंखें, इन सब में जैसे कोई अदृश्य सूत्र था
जब काशी बरामदे के पास पहुंच गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि वह गेट को ठीक से ताला लगाकर सोए और जानकर कुंती को उसके पास भेज दे। आज वह उसके पास सो सकती है। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर तक धुंधला निखरा आकाश दिखाई देता रहा। हवा का जरा सा झोंका आता तो चिड़ों और देवदारों की पंक्तियाँ तरह तरह के नृत्य मुद्राओं में बाहें हिलाने लगती। पत्तों और टहनियों पर से फिसलकर आती हवा का शब्द शरीर को इस तरह रोमांचित करता कि शरीर में एक जड़ता सी छा जाती। कुछ देर वह की पर सिर रखे चारपाई पर बैठी रही। क्षण भर के लिए आंखें मूंद जाती। उसे महसूस होता कि वह हवा उसे दूर, बहुत दूर लिए जा रही, चीड़ों देवदारों के जंगल और रावी के पानी के उस तरह। जब वह खिड़की के पास से हटकर चारपाई पर लेटी तो रोशनदान से छन कर आती चांदनी का एक चकोर टुकड़ा हाथ से चारपाई पर सोई कुंती के चेहरे पर पड़ रहा था। मनोरमा चौंक गई। कुंती पहले कभी उसे इतनी सुंदर नहीं लगी थी। उसके पतले पतले होठ आम की तरह लाल लाल, नन्ही पत्तियों की तरह खुले हुए। उसे और पास से देखने के लिए वह कोहनियों के बल उसकी चारपाई पर झुक गई। फिर सहसा उसने उसे चूम लिया। कुंती सोई सोई एक बार सिहर गई। मनोरमा तकिए पर सिर रखे देर तक छत की तरफ देखती रही। जब हल्की हल्की नींद आंखों पर छनने लगी तो वह गेट के खुलने और बंद होने की आवाज से चौंक गई। कुछ ही देर में काशी के क्वार्टर से फिर से अयोध्या के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह उस समय शराब पिए हुए था। मनोरमा के शरीर में फिर एक गुस्से की। उसने अच्छी तरह अपने को कंबल में लपेटकर उस आवाज को भुला देने का प्रयत्न किया, मगर नींद आ जाने पर भी वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं पर रोक रही हूँ। आगे की कहानी अगले सप्ताह। धन्यवाद। तो आगे की कहानी सुनने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।